हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं अभी भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम कृषि के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर अब 130 नंबर पर आ चुके हैं हम, जो कि है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि में राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो अवरोही क्रम है वह है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 131 है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र क्या है। तो हरियाणा का है न्यूनतम वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो मिजोरम का है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया गया है वह है लक्षद्वीप में पाया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र जो पाया गया है वह पुडुचेरी में पाया गया है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है, तो नागालैंड में है। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है, तो समर्थन मूल्य का अर्थ है न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। प्रश्न नंबर 138 है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पर। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो हुई वह 1965 में हुई, वर्ष 1965 में हुई। एगमार्क क्या है, तो एगमार्क जो है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है एगमार्क। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है, तो कृषि विपणन से। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया, तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया जनवरी 2004 से। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, आपके लिए मैंने टिक लगा दिया है पहले से, ताकि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो। सेल्फ स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइस, प्रश्न नंबर 154 है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया, तो इंद्रधनुषी कृषि के रूप में किया गया। भारत में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है, तो चावल का। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ वर्ष 1985 में हुआ। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वर्ष 1999 से वर्ष 2000 में लागू की गई। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई, तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो GIC के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है, तो रत्ना। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो रोम में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं, तो खरीफ का मौसम कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वह वर्ष 1998 ईस्वी में शुरू की गई। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो पंतनगर में। हरित क्रांति का संबंध जो है मुख्यतः वह है गेहूं से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश।
विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम है। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो दालें। गाइस, अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 183, जो कि है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेतों के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित इंद्रधनुषीय क्रांति है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? तो लाल क्रांति। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका नाम है आंध्र प्रदेश। विटीकल्चर से आप क्या संबंध है समझते हैं? तो विटीकल्चर से समझते हैं अंगूर की खेती करना। निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो मूंग एवं उड़द। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? तो दलहन का। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो चावल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? तो केरल है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति संबंधित है उद्यान कृषि से। प्रश्न नंबर 199, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो छोटे जोत क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती है। बाकी सुमेलित हैं। कौन कौन सुमेलित हैं यहाँ पर? तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो एगमार्क एक्ट भारत में वर्ष 1937 में लागू किया गया। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई हरियाणा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी स्थित कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान अवस्थित है झांसी में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया? तो भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो चावल। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृष्ट भूमि लगभग एक जैसी बनी हुई है? तो चावल। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार और जोतों की हदबंदी। गाइस, अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 215, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। तो वर्ष 1966 के बाद, ठीक है, वर्ष 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। वर्ष भर बोई जाने वाली जो फसल है उसका नाम है मक्का। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? तो श्वेत क्रांति शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। भारत में सहकारी आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? तो कृषि शाख। भारत में कॉफ़ी खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी पठार। HYV कार्यक्रम
को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो अमेरिका से थे। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल कहा जाता है। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो अंतर्वृष्टि वृद्धि से। भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन का अपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि और उत्तराधिकार का कानून। गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, रिवीजन करते रहिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।